पकड़ा तो आर्या बिल्कुल भी नहीं चिल्लाई, ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। ये बात शिवाय ने नोटिस नहीं की। आर्या शिवाय से बस डर रही थी। शौर्य ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्कोप शिवाय छोड़ दे उसे, वह लड़की बीमार है। तेरी दुश्मनी मुझसे है, मुझे मार। बाल नाचने का शौक है तो मेरे नोच, मेरी आरू के नहीं। शिवाय ने इतना सुना तो झटके से आर्या के बालों को छोड़ दिया। आरू जमीन पर गिर गई। शिवाय ने फिर से गुस्से में कहा, अंडरस्कोप सही कहा तुमने, तेरे बाल पकड़ने चाहिए, लेकिन तुझे तो अपने बालों से बहुत प्यार है ना। कोई इन्हें हाथ लगाता है तो तुझे गुस्सा आता है, तो तुमसे तुम्हारी प्यारी चीज ही छीन लेता हूं। इतना कहकर शिवाय ने जोर से आवाज लगाई, राजवीर। कुछ ही सेकंड में राजवीर हाथ बांधे शिवाय के सामने खड़ा हो गया। शिवाय ने गुस्से में कहा, अंडरस्कोप राजवीर शौर्य के बाल कटवा दो। दूसरी तरफ मेंशन के बैक साइड के पोर्शन में विराज रहता था। विराज व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। विराज जिसकी उम्र 24 साल थी, हाइट 5 फुट 11 इंच, घर में सबका लाडला। विराज भी शिवाय और दिव्यांश से कम स्मार्ट नहीं था। विराज शिवाय के चाचू का बेटा था जिसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। दिखने में कुछ कुछ शिवाय जैसा था, लेकिन चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी। विराज के अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। विराज रघुवंशी परिवार का सबसे फनी लड़का था। बात बात पर मजाक करना, कमेंट करना उसकी फितरत में था। विराज के अंदर एक खूबी थी, कोई भी बंदा उसके साथ अगर 10 मिनट बिता ले तो उसका फैन हो जाता था। विराज के साथ जो भी टाइम बिताता था वह हंस हंस कर पागल हो जाता था। लेकिन अब विराज शांत हो गया है, ना किसी से मिलता है, ना किसी से बातें करता है, बस अपने ही कमरे में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताता है। विराज अपने कमरे की बालकनी में पंछियों को निहार रहा था। तभी विराज का नौकर दीनू काका वहां आए। उनके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। दीनू काका ने कहा, अंडरस्कोप विराज बेटा क्या देख रहे हो। विराज ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्कोप देखो ना काका, ये पंछी उड़ सकते हैं, चल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सकते हैं, और मैं इस व्हीलचेयर से बंध गया। दीनू काका ने नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखी और विराज के सर पर हाथ फेर कर कहा, अंडरस्कोप विराज बेटा ऐसा नहीं सोचते, तुम भी ठीक हो जाओगे, तुम भी इन पंछियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाओगे। लेकिन तुम खुद ही इलाज कराने में आनाकानी करते हो। विराज ने हंसते हुए कहा, अंडरस्कोप आप नहीं समझेंगे काका, मेरा इलाज अब कभी नहीं होगा। मैं कभी इस व्हीलचेयर से नहीं उठ पाऊंगा। मैं जानता हूं सब मुझे झूठी तसल्ली देते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन सच यही है कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। दीनू काका ने फिर कहा, अंडरस्कोप विराज बेटा खाना खा लो, इतना नकारात्मक नहीं सोचते। विराज ने कहा, अंडरस्कोप नहीं काका भूख नहीं है, आप नाश्ता वापस ले जाए। दीनू काका ने विराज के हाथ पर अपना हाथ रख कर कहा, अंडरस्कोप निराश नहीं होते विराज बेटा, भगवान ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ सोचा होता है। तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ सोचा है। मेरा दिल कहता है कि तुम इस व्हीलचेयर से जरूर उठोगे। तुम्हारी जिंदगी में भी कोई आएगी जो तुम्हारा हाथ पकड़कर इस अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर जाएगी। अपने ऊपर विश्वास रखो विराज, सब ठीक होगा। विराज ने हंसते हुए कहा, अंडरस्कोप दीनू काका पिछले 1 साल से आप मुझे यही सब सुना रहे हैं। आपको पता भी है कि जो मुझे अंधेरे से निकालकर उजाले में लेकर जाती, वह मेरा हाथ कब का इसी अंधेरे में छोड़कर चली गई। दीनू काका नाराज होते हुए कहा, अंडरस्कोप देखो विराज बेटा, पहले ही कह देता हूं मुझे वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। इतने से कपड़े पहनकर पूरे रघुवंशी मैंशन में मटकती थी। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, आपसे प्यार नहीं करती, आपके पैसों से प्यार करती है। लेकिन आप ही मुझे बार बार समझा देते थे कि नहीं काका मुझसे प्यार करती है। अब पता चला आपसे प्यार नहीं करती थी। भला ऐसी लड़की के लिए भी रो रहे हैं। कैसा जमाना आ गया, हे भगवान, राम 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 राम। विराज ने दीनू काका की बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्कोप आप नहीं समझोगे काका, ये जो प्यार है ना, प्यार ऐसा ही होता है, और एक बार किसी से हो जाए तो फिर उसे भूल नहीं पाता। दीनू काका ने ब्रेड का स्लाइस लेकर विराज के मुंह में डालते हुए कहा, अंडरस्कोप अगर ऐसा प्यार होता है तो समझ लीजिए वह आपके प्यार के लायक ही नहीं। आपके लिए तो कोई राजकुमारी आएगी जो आपके दुख दर्द में आपका साथ देगी, ना कि सिर्फ खुशी में, जो आपके आंसुओं को रोकने की वजह बनेगी, ना कि आपके आंसुओं को बहने की, जो आपको पहले जैसा हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ बना देगी, आपको इस व्हीलचेयर से आजाद कर देगी, जिसके साथ आप अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। एक और बात, जो इतने इतने से कपड़े नहीं पहनेगी, धन के कपड़े पहनेगी। विराज ने नाश्ता चबाते हुए कहा, अंडरस्कोप काका ऐसी ही बातें करके आप मुझे रोज नाश्ता करवा देते हो। इस बार दीनू काका की आंखों में भी पानी आ गया। दीनू ने कहा, अंडरस्कोप विराज बेटा, जब तुम बहुत छोटे थे तब हम इस घर में आए थे। जब तुम छोटे थे तो हम तुम्हें अपने ही हाथों से खाना खिलाते थे। मालकिन को बस हम पर ही यकीन था, किसी और नौकर को आपको हाथ भी नहीं लगाने देती थी। सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके साथ यह सब हो जाएगा। विराज ने कहा, अंडरस्कोप बस कीजिए काका, इतना इमोशनल मत हुआ कीजिए, लाइए खिला दीजिए, आज भी आपके हाथ से खाकर सुकून मिलता है। आप खाना खिलाते हैं तो लगता है जैसे माँ ही खाना खिला रही है।
रघुवंशी इंडस्ट्रीज। दिव्यांश अपने केबिन में बैठा हुआ था, आंखें बंद किए चेयर पर लीन था। आज उसने कोई मीटिंग अटेंड नहीं की। आज वह अपने केबिन से बाहर ही नहीं आया और ना ही उसने किसी को अपने केबिन में आने की परमिशन दी। दिव्यांश को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने रिया का हक दृष्टि को दे दिया। दिव्यांश पहले आंखें बंद करता था तो उसे रिया दिखाई देती थी, लेकिन आज उसे दृष्टि दिखाई दे रही थी। दिव्यांश ने ना जाने कितनी ही सिगरेट पी ली थी, लेकिन उसकी बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह पहले ही रिया के यादों से बाहर नहीं निकला था और अब दृष्टि। उसे खुद नहीं पता था कि वह अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। तभी दिव्यांश का केबिन का गेट किसी ने नॉक किया। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, अंडरस्को, मना किया है ना कि कोई मेरे केबिन में नहीं आएगा। तभी एक भारी सी आवाज दिव्यांश के कानों में पड़ी, सर मैं हूं पैंथर। पैंथर दिव्यांश का बॉडीगार्ड, उम्र 29 साल, हाइट 6 फुट 2 इंच, दिव्यांश के लिए जान देने के लिए भी तैयार। दिखने में बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं लेकिन किसी से कम भी नहीं। राजवीर के बाद रघुवंशी परिवार अगर किसी पर यकीन करता है तो वह था पैंथर, जो ज्यादातर दिव्यांश के साथ ही रहता है। दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक इमोशनल रिश्ता भी जुड़ा हुआ था। एपिसोड 14, इस लड़की के भी बाल काट दो। तभी दिव्यांश का केबिन का गेट किसी ने नॉक किया। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, अंडरस्को, मना किया है ना कि कोई मेरे केबिन में नहीं आएगा। तभी एक भारी सी आवाज दिव्यांश के कानों में पड़ी, सर मैं हूं पैंथर। पैंथर दिव्यांश का बॉडीगार्ड, उम्र 29 साल, हाइट 6 फुट 2 इंच, दिव्यांश के लिए जान देने के लिए भी तैयार। दिखने में बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं लेकिन किसी से कम भी नहीं। राजवीर के बाद रघुवंशी परिवार अगर किसी पर यकीन करता है तो वह था पैंथर, जो ज्यादातर दिव्यांश के साथ ही रहता है। दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक इमोशनल रिश्ता भी जुड़ा हुआ था। अब आगे, दिव्यांश ने ना चाहते हुए भी पैंथर को केबिन के अंदर बुला लिया। दिव्यांश ने पैंथर को देखकर कहा, अंडरस्को, पैंथर आज बात करने का मूड बिल्कुल नहीं है, प्लीज तुम चले जाओ, जो भी काम है हम कल डिस्कस करेंगे। दिव्यांश इतना सॉफ्ट सिर्फ पैंथर के साथ होता था। पैंथर ने भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा, अंडरस्को, सर मैं जानता हूं अगर आप अपने दिल की बात मुझे नहीं बताएंगे तो किसी को भी नहीं बताएंगे। आप मुझे बता सकते हैं, आपका दिल भी हल्का हो जाएगा। पता नहीं क्यों दिव्यांश का मन पैंथर को दृष्टि के बारे में बताने का नहीं कर रहा था। दिव्यांश नहीं चाहता था कि पैंथर को दृष्टि के बारे में पता चले। वैसे तो दिव्यांश पैंथर से कुछ नहीं छुपाता था, लेकिन फिर भी आज दृष्टि के बारे में पैंथर से जिक्र करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। दिव्यांश ने गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को, नहीं पैंथर कोई बात नहीं है, तुम बताओ क्यों आए थे। पैंथर ने कहा, अंडरस्को, सर मैंने और राजवीर ने रिया की बहन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें हर जगह से निराशा ही मिली। मैं पिछले हफ्ते ही रिया की बहन के हॉस्टल गया था। वहां से पूछताछ की तो पता चला एक लड़की हॉस्टल से भाग गई थी। क्यों भागी किसी को नहीं पता। भागते हुए गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसके सर में गहरी चोट आई और वह मेंटली अपसेट हो गई। उस लड़की को एक एनजीओ में रखा हुआ है। मैं उस लड़की से मिलने भी गया था, लेकिन वह लड़की किसी से मिलती नहीं और ना ही किसी से बात करती। सर हमारे पास ना तो रिया की बहन की कोई फोटो है और ना ही हमें उस लड़की का नाम पता है। लेकिन अगर आप मुझे रिया की बहन का नाम बता देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि वह पागल लड़की रिया की बहन है या नहीं। पैंथर के मुंह से ये सुनते ही दिव्यांश का दिमाग खराब हो गया। दिव्यांश ने गुस्से में चिल्ला कर कहा, अंडरस्को, क्या कह रहे हो पैंथर, तुम कहना चाहते हो कि रिया की बहन पागल हो गई। पैंथर इस वक्त दिव्यांश के दिल की हालत समझ सकता था। पैंथर ने बहुत ही ठंडे दिमाग से काम लिया और धीरे से बोला, अंडरस्को, मैं यह नहीं कह रहा हूं सर, मैं बस ये कह रहा हूं कि आप मुझे रिया की बहन का नाम बता दीजिए। मुझे रिया की बहन को ढूंढने में आसानी होगी। बिना किसी फोटो के, बिना किसी नाम के, मैं और राजवीर कितना भी उसे ढूंढ ले, नहीं ढूंढ पाएंगे। दिव्यांश अंदर से पहले ही टूट रहा था। पैंथर की बात सुनकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब होने लगा। दिव्यांश चेयर पर बैठ गया और अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। दिव्यांश सोच रहा था कि रिया ने एक बार उसे अपनी बहन का नाम बताया तो था, वरना रिया अपनी बहन को हमेशा छोटी छोटी ही कहती थी। तभी दिव्यांश को कुछ याद आया और उसने अपना लैपटॉप उठाया। दिव्यांश ने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाई तो रिया का फेसबुक अकाउंट खुल गया। दिव्यांश की आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर ही गड़ी हुई थी। जैसे जैसे वह रिया की प्रोफाइल देख रहा था वैसे वैसे दिव्यांश की आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। दिव्यांश ने लैपटॉप पैंथर की तरफ घुमाते हुए कहा, अंडरस्को, ये है वह लड़की। पैंथर ने उस लड़की की फोटो को देखा और कहा, अंडरस्को, सर इसका नाम। दिव्यांश ने धीरे से कहा, अंडरस्को, सांझ। दूसरी तरफ शिवाय को बिल्कुल भी शौर्य पर तरस नहीं आ रहा था। शिवाय के एक बार ही कहने से एक आदमी शौर्य के बालों को काटने लगा। वो आदमी शौर्य के बालों को काट रहा था और शौर्य आंखें बंद किए हुए उस आदमी के सामने सर झुकाए बैठा था। आर्या बिना किसी भाव के शौर्य को देख रही थी। शौर्य के बाल जैसे ही कट गए। शिवाय ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, अंडरस्को, क्या हुआ शौर्य, कैसा लगा। जब कोई पसंदीदा चीज हमारी जिंदगी से चली जाती है तो कैसा फील होता है। तुम हमेशा अपने बालों के लिए पजेसिव रहते थे ना, कोई तुम्हारे बालों को हाथ लगाता था तो तुमसे सहा नहीं जाता था। आज मैंने तुमसे सारे बाल छीन लिए और तुम कुछ नहीं कर सके।
शौर्य ने भी मुस्कुरा कर कहा, वक्त वक्त की बात है शिवाय, आज तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है और मेरा खराब, लेकिन वक्त पर भरोसा नहीं कर सकते। जिसके साथ वह खराब होता है उसके साथ वह अच्छा भी हो जाता है। ऐसा वक्त भी आएगा जब मेरा वक्त अच्छा होगा और तुम्हारा खराब, उस वक्त मैं तुमसे हर बात का बदला लूंगा। शिवाय ने मुस्कुरा कर कहा, देखते हैं शौर्य, इस वक्त तुम्हारा वक्त मेरी मुट्ठी में है। मैं जैसा चाहूं वैसे तुम्हारा वक्त बदल दूं और तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। शौर्य ने भी फिर से हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, देखते हैं शिवाय कि मेरा वक्त तुम्हारी मुट्ठी में कब तक रहता है। कहते हैं ना कि वक्त तो रेत की तरह होता है, हाथ से फिसलता जरूर है। मेरा वक्त भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा और जब फिसलेगा तब तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। इस बार शिवाय ने कोई जवाब नहीं दिया और वह मुस्कुराकर अपने कमरे में चला गया। आर्या ने शौर्य को देखा तो शौर्य के पास जाकर इशारों में कुछ बोलने लगी। शौर्य ने कहा, नहीं आरू, तुम नहीं करोगी, लेकिन आरू बार बार जिद कर रही थी। शौर्य ने फिर कहा, आरू, मैंने कहा ना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, लेकिन आरू फिर भी जिद कर रही थी। राजवीर से रहा नहीं गया तो उसने पूछे लिया, लिटिल गर्ल क्या कह रही है? कुछ मांग रही है तो दे दो ना। शौर्य ने सुलगती हुई आंखों से राजवीर को देखकर कहा, तुम्हें मेरी आरू की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी आरू की डिमांड खुद पूरी कर दूंगा, तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। तुम जाओ और शौर्य के आगे पीछे घूमो। राजवीर ने फिर से बिना किसी भाव के कहा, शौर्य, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम जानते हो कि मैंने खुद को शिवाय को बेच दिया है। अब ये जान और यह सांसें सब कुछ शिवाय सर का है। रही बात तुम्हारी बहन की, तो मेरा इरादे गलत नहीं है। जैसे वह तुम्हारी बहन है वैसे ही वह मेरी बहन है। इतना कहकर राजवीर भी वहां से चला गया। लेकिन आरू अब भी किसी चीज को लेकर शौर्य से जिद कर रही थी। फाइनली शौर्य ने उसकी बात मान ली और कैंची लेकर उसके थोड़े थोड़े बाल काटने लगा। शिवाय अपने कमरे से बाहर खड़ा हुआ शौर्य और आरू को देख रहा था। शिवाय को शौर्य की बात तो सुनाई नहीं दी, लेकिन वह इतना समझ गया कि छुई मुई भी बाल कटवाने की जिद कर रही है। शिवाय के चेहरे पर फिर से कड़वी मुस्कुराहट आ गई और उसने तेज आवाज में कहा, इस लड़की के भी बाल काट दो। शौर्य की कानों में जब भी आवाज पड़ी तो उसने भी चिल्ला कर कहा, शिवाय, हद में रहो। जब मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं तो तुम मेरी बहन को क्यों घसीट रहे हो? शिवाय ने हंसकर कहा, तुम्हारी बहन खुद ही तो जिद कर रही है और मैं तो तुम्हारी बहन की जिद पूरी कर रहा हूं। देखते ही देखते शिवाय के बॉडीगार्ड ने शौर्य को पकड़ लिया और आरू ने बिना किसी आनाकानी के अपने सारे बाल कटवा लिए। शिवाय के बॉडीगार्ड ने शौर्य को छोड़ दिया। आरू को देखकर शौर्य की आंखों में पानी आ गया। शौर्य घुटनों के बल आ गया और अपनी गर्दन नीचे झुकाकर बेबस सा बैठ गया। शौर्य ने देखा कि आरू के चेहरे पर तो कोई इंप्रेशन ही नहीं है, वह तो अपने बाल कटवाकर जैसे सुकून में है। अगले ही पल शौर्य ने अपनी नजर उठाकर गुस्से में शिवाय को देखा और कहा, शिवाय रघुवंशी, याद रखना शौर्य राजपूत का वादा है, तुम्हारा एक एक दर्द मैंने सूद समेत वापस नहीं किया तो शौर्य राजपूत अपने बाप की औलाद नहीं। शौर्य ने आर्या को अपने पास आने का इशारा किया और आर्या शौर्य के पास चली गई। शौर्य ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और आर्या के सर पर बांध कर बोला, आरू बच्चा, आज के बाद सिर ढककर रखना, ठीक है? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। एपिसोड 15, सोच मत शिवाय, वह लड़की किसी मुसीबत में है। शौर्य ने देखा कि आरू के चेहरे पर तो कोई इंप्रेशन ही नहीं है, वह तो अपने बाल कटवाकर जैसे सुकून में है। अगले ही पल शौर्य ने अपनी नजर उठाकर गुस्से में शिवाय को देखा और कहा, शिवाय रघुवंशी, याद रखना शौर्य राजपूत का वादा है, तुम्हारा एक एक दर्द मैंने सूद समेत वापस नहीं किया तो शौर्य राजपूत अपने बाप की औलाद नहीं। शौर्य ने आर्या को अपने पास आने का इशारा किया और आर्या शौर्य के पास चली गई। शौर्य ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और आर्या के सर पर बांध कर बोला, आरू बच्चा, आज के बाद सिर ढककर रखना, ठीक है? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। अब आगे। शिवाय ने अपने कमरे के बाहर खड़े हुए ही जोर से कहा, अगर तुम दोनों भाई बहन का नाटक हो गया हो तो मेरे जूते पॉलिश कर दो। शिवाय ने एक नजर अपने बॉडीगार्ड को देखा। अगले पल शिवाय के बॉडीगार्ड ने मेंशन के सारे जूते शौर्य के पास लाकर रख दिए। शौर्य भी बिना किसी शिकायत के वह जूते पॉलिश करने लगा। आर्या भी शौर्य के पास बैठकर जूते पॉलिश करने लगी। आर्या को ऐसे देखकर शौर्य को दुख भी हो रहा था और कहीं ना कहीं आर्या पर प्यार भी आ रहा था, क्योंकि आर्या बेशक बीमार थी लेकिन शौर्य और दृष्टि की बातों को समझती थी। शौर्य जूते साफ कर रहा था तो आर्या को लगा कि उसे भी अपने भाई के पास बैठकर जूते साफ करने चाहिए, इसलिए वह भी शौर्य के पास कपड़ा लेकर बैठ गई। दोनों भाई बहन मिलकर मेंशन के सारे जूते साफ करने लगे। सुबह से शाम हो गई, दोनों जूते ही साफ करते रहे। फाइनली दोनों ने मिलकर जूते साफ कर दिए। तभी शिवाय तैयार होकर नीचे आया, शायद किसी पार्टी में जा रहा था। शिवाय शौर्य के सामने आकर अपना पैर बढ़ाते हुए बोला, इसे भी साफ कर दो। शौर्य ने चुपचाप शिवाय के जूते साफ कर दिए।
शिवाय ने अपने बॉडीगार्ड पर नजर घुमाए और बोला, अंडरस्कोप शौर्य राजपूत तुम सबके जूते साफ करेगा, सब आकर जूते साफ करवा लो। सारे बॉडीगार्ड ने एक एक करके शौर्य से जूते साफ करवा लिए, लेकिन राजवीर नहीं आया। शिवाय ने कहा, अंडरस्कोप राजवीर तुम नहीं करवाओगे अपने जूते साफ? राजवीर ने बिना किसी भाव के कहा, अंडरस्कोप सर मेरे जूते पहले ही साफ है।